यादां तेरियां दे विच मैं कमली होके रह गई। मेरे टीचर जो थे ना वो इस काम के बड़े खिलाफ थे। जिधर देखे लाहौर दा पावा अख्तर लावा, मैंने इसको पकड़ लिया। मैं स्पेशली गया हूँ, मैंने इसको बुलाया, मैं इसको मिला हूँ। लावा साहब मेरे लिए बड़े मुबारक साबित हुए। कोई आगे जुगत कर रहा होता तो वैसे दिख रहा होता। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सायरा सैयद और आज के हमारे मेहमान हैं बड़े जाने माने और आजकल बड़े ट्रेंडिंग और वायरल भी हैं। मैं बात कर रही हूं सिंगर सागर खान की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का। सर अभी आपका हाल ही में एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है जो अख्तर लावा लाहौर दा पावा पे आपने किया है, तो मुझे बताएं सॉन्ग कंपोज करते हुए क्या चीज़ आपके दिमाग में थी? बस शरारत आई थी ऐसे ना एकदम से। और हमारे दोस्त हैं मज़हर हुसैन हाशमी साहब जो मेरे बड़े भाई भी हैं, तो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और मेरी ओवरऑल मैनेजमेंट उनके पास होती है। तो उन्होंने कहा अख्तर साहब बड़े वायरल जा रहे हैं, जिधर देखें लाहौर दा पावा अख्तर लावा। खैर मैं भी उनको सुन चुका था, देख भी चुका था कि यार ये क्या चल रहा है। सुबह आँख खुलती थी अख्तर लावा लाहौर दा पावा तेरी खैर चक दे फट्टे। तो वो बड़ा एकदम से मतलब चैलेंजिंग भी था कि इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा काम करना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना। और फिर मेरा बेटा है, मेरा शागिर्द है, मेरा स्टूडेंट है मोहिब अली। और उसको मैंने कहा बेटा क्या होना चाहिए। मैंने कहा इस गाने को लिखना है और फ़नी लिखना है, उनके करैक्टर पे लिखना है। तो मैंने कहा पूरा कार्टूनिक गाना लिखना है ताकि लोगों को मज़ा आ जाए। फिर माशाल्लाह वो बड़ा टैलेंटेड है और अभी वो मेरे साथ मौजूद है और उसको बल्कि मैं कहूँगा कि वो हमारे साथ ज्वाइन भी करें। और तो उसने वो गाना बड़ा खूबसूरती से लिखा, फिर कंपोज़ किया और एक ही दिन में ट्रैक किया और सेम डे हमने वीडियो शूट भी रात को कर लिया। और मतलब ये बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि आपको पता है ट्रेंडिंग आजकल ज़्यादा देर तक टिकटॉक पे टिकती नहीं कि एक आया उसके बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया। तो मैंने कहा इस टाइम को एक ही दिन में हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो वो मेरे रब की करम नवाजी थी कि अल्लाह ने हिम्मत दी और सेम डे में गाना भी करना और सेम डे में वीडियो शूट करना और अगले ही दिन उसको हमने रिलीज़ कर दिया सुरिस्तान चैनल से। और माशाल्लाह वो मतलब कि अभी 10-11 दिन हो गए, 20-22 मिलियन प्लस हो गया है। जो मुझे मतलब मोटा-मोटा हिसाब याद है, कहीं पे 4.5 मिलियन आ रहा है, कहीं पे 3.5 मिलियन, कहीं पे 2.7 मिलियन। मतलब इसी तरीके से वो मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ के मुख्तलिफ लोगों ने जिन्होंने चढ़ाया है, जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने दोस्तों ने मुझे स्क्रीनशॉट बना के भेजा कि यार यहाँ पे तुम्हारा इतना चल गया गाना। तो अभी मुझे रिसेंटली कुछ लोगों ने टिकटॉक के वीडियोस भेजे कि गोरियां वो मेरे गाने पे लिपसिंग कर रही, हाँ टिकटॉक बना रही हैं कि लाहौर दा पावा और फिर साथ में लिपसिंग भी कर रही मेरे गाने पे। तो वो बड़ा मेरे लिए मतलब कि अच्छा रहा, उसकी वजह से गाना ज़्यादा बूस्ट अप हो गया। तो बस ये छोटी सी कोशिश थी, तो अल्लाह ने मदद की और वो हमारा वो कहते हैं ना कि हमारी शरारत जो थी वो बड़ी सक्सेसफुल रही। अच्छा सर, अभी जैसे आपने कहा कार्टूनिक कंपोजिशन थी बेसिकली जो वाकई थी, तो इसमें एक लाइन थी रिश्ते करौने वाली माई, ये क्या थी? समझ से बाहर थी। क्यों इतनी ये वायरल हुई? असल में वो मतलब कि जब वो कहते हैं ना कि जब इंसान काम कर रहा होता है ना उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जब स्टार्ट कर देते हैं ना तो फिर एक आमद होती है, वो अल्लाह की तरफ से खुदा दे रहा होता है। वो मेरे उस बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या मोहिब के दिमाग में शरारत आई ना, उसने जब ये लाइन लिखी ना तो यकीन करें कि मैं एकदम से मैंने उसको हक किया और मैंने कहा यार तुम्हें क्या कहता है सर जी। वो करैक्टर ऐसा है ना कि वो यूं ये करके और यूं करते थे ना, तो कहता है मैनू इंज लग रहा सी कि जिवें रिश्ते कराने वाली माई। तो बड़ा ही उसने अच्छा लिखा, रिश्ते कराने वाली माई लगदे बुढ़े आशिकां दी चाचू ताई लगदे, छड़ दियो लावा लावा लाई हुई है, छड़ दियो की खप पाई हुई है। तो बड़ा अच्छा रहा और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मैं लावा साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उनका गाना मेरे लिए वो जैसे कहते ना कि बड़ा अरूज का बायस बना, लोगों की नज़र में मैं आया। खैर मेहनत करते हुए तो एक अरसा हो गया, लेकिन एक वक्त होता है, वो शायद मेरी स्ट्रगल यहाँ पे आके कंप्लीट हुई है। अभी भी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई मेरी, और मैं ये समझता हूँ कि इंसान पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में ही रहता है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी मेरे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो माशाल्लाह बड़े बिग लेवल के आ रहे हैं और अभी हमने न्यू ईयर का प्लान किया हुआ था, लेकिन लावा साहब ने हमारा न्यू ईयर अच्छा कर दिया कि 2023 हमारे लिए बहुत कामयाबी का साल और मेरे लिए बहुत मुबारक साबित हुआ।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताइए कि लाहौर दा पावा अख्तर पावा तो है, लेकिन इससे पहले लाहौर का फज्जा पावा भी था। आपने उस पे भी क्यों नहीं कोई गाना लिखा? नहीं, एक्चुअली वो कुछ और पावे हैं, ये कुछ और पावा। आप उसको समझ रहे, शायद वो खाने वाले पावे की बात कर रहे हैं। पावा होता है हमारे पंजाबी में एक मिसाल होती है, या हम पुराने दौर में, आजकल तो खैर उसको नहीं इतना कहा जाता। एक बड़ी रूटीन वर्क की क्लास, वो फलां आदमी जनाब, वो तो पाकिस्तान का पावा है। पावा मीन्स के वो एक बड़ा मजबूत आदमी को कहा जाता है। जैसे चारपाई, उसके चार पाए होते हैं, ठीक है ना, ये वो वाले पावे की बात कर रहे हैं। आप वो खाने वाले बड़े के और छोटे के पावे की बात कर रही हैं, ये वो वाला नहीं है। तो मतलब उसने ये कहा कि मैं लाहौर दा पावे में, मैं लाहौर का मजबूत तरीन आदमी हूँ। तो वो उस हवाले से ये गाना था। तो वो फजे वाले पाए को मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा। तो वो और टाइप के पावे हैं। अच्छा वैसे कभी फ्यूचर में और इस तरह के गाने कंपोज करेंगे? हाँ जी, अभी एक मेरा गाना आ रहा है, शेख कासिम को तो आप जानते हैं, जो हमारे पाकिस्तान का बड़ा एक फ़नी करैक्टर है। तो अभी लास्ट टाइम मैंने उनके इंटरव्यू पे मैं गया, उन्होंने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। तो उसमें उन्होंने कहा कि सागर साहब, मैं आपके स्टूडियो में आना चाहता हूँ और आपसे गाना। मैंने कहा मेरी बात सुन ले, मैं ये नहीं करने दूंगा। कहता है मैंने तो यही करना। मैंने कहा अरे आइडिया बड़ा अच्छा है। तो वो उसकी उसके अड़ने पे मैंने गाना अभी कंपोज किया है। और वो भी माशाल्लाह से हमारा शरारती करैक्टर, मेरा शहजादा पुत्र जनाब मोहिब अली, उसने लिखा है, और वो भी कमाल लिखा है। और वो गाना भी एक सरप्राइजिंग होगा। वो उसकी थीम के मुताबिक ना, उसमें ज़फ़री खान साहब और ठाकर साहब और वो सबको, जैसे जानी को उसने आगे लगाया होता है। वो किसी की मतलब वो जुगत पे रिएक्ट ऐसा देता है कि जुगत करने वाला वो बंदा शर्मिंदा हो जाता है। तो उसकी वो पर्सनैलिटी पे गाना लिखा गया है। तो मैंने मोहिब को कहा, मैंने कहा यार मोहिब, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक फ़नी सिंगर हिट हो जाऊँ। मैं एक अच्छा सिंगर भी हूँ, मैं अच्छे गाने भी, मैंने प्लेबैक सिंगिंग भी की है। और द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता ही है, मेरी बायोग्राफी जो है, मेरा स्टार्ट पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न से था। और मैंने वॉइस ऑफ पाकिस्तान का एक मुकाबला था, उसका टाइटल मैंने विन किया। और उसके बाद फिर मेरे फ़नी करियर का, फिर उसमें एज अ प्लेबैक सिंगर 4 से 5 फ़िल्म के मैंने एज अ सिंगर काम किया, म्यूज़िक डायरेक्टर भी काम किया। और अभी अपकमिंग मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर भी, और अभी इंशाल्लाह बॉलीवुड के साथ भी काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अभी अख्तर लावा तो लावा थे ही, अभी तो आपके और बड़े अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं। मतलब माशाल्लाह भाई, बड़े सक्सेसफुल आपका करियर अभी दिखाई दे रहा है। और अभी दो, अच्छा जी अभी एक गाने की आप बात करते हैं, ये भी एक फनी गाना ही है, वो अड़ने वाले पे। तो ये कब तक रिलीज होगा, कब तक ऑडियंस वो गाना सुन पाएगी? ये इंशाल्लाह अभी कल शेख साहब ने आना है, कल उनके वोकल्स करने हैं। और मैंने फिर शेख साहब की भी क्या धुलाई की है इस गाने के अंदर, वो सबकी धुलाई करते हैं। यकीन करें कि वो मेरा फेवरेट, मेरी आइडल पर्सन है वो। मैं एक दिन खलील रहमान कमर साहब के बेटे की शादी पे इनवाइटेड था। तो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग, मतलब कि सारे सुपरस्टार मतलब आए हुए थे। शान साहब थे और बाबर अली, साउद, सारे, मतलब खलील साहब के बेटे की शादी थी। तो मैं मतलब कि अपने एटीट्यूड में बैठा था, मैं किसी के पास नहीं गया। जब ये बंदा आया ना, मेरी इससे मुलाकात नहीं थी, और मैं इसका इतना डाई हार्ट फैन था कि मैंने इसको देखा, मैंने कहा शेख कासिम जा रहा है, मैंने इसको पकड़ लिया। मैं स्पेशली गया हूँ, मैंने इसको बुलाया, मैं इसको मिला हूँ, इसके साथ फिर गपशप, फिर इसके साथ मैंने तस्वीरें बनवाई। और फिर वहाँ से हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ। फिर खलील साहब बड़ा प्यार करते हैं, खलील रहमान कमर साहब। तो फिर वहाँ पे हमारा वो जो सिलसिला, वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये गाना मेरा वायरल हो गया। फिर उसके बाद मुझे उसने अपने शो में बुलाया। एकदम अचानक से उसने कहीं सुना है, और वो उसने मुझे फ़ोन कर दिया। हंस हंस के पागल हुआ। कहता है यार, हालांकि उस बंदे को मैंने आज तक, शेख कासिम को हंसते हुए नहीं देखा। हाँ, वो मतलब बड़ा सीरियस रहता है, कोई आगे जुगत कर रहा होता तो वैसे दिख रहा होता है, और वो अगले को इतना फीका कर देता है कि उसको हंसी नहीं आती, और वो हंसे ही जा रहे हैं। मैंने कहा शेख कासिम का, कहता है यार सागर, तुमने कमाल कर दिया यार, मैंने तेरा गाना सुना है, तो तुमने ये क्या अमेजिंग बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया तुमने, तो मेरे शो में कब आ रहे हो? मैंने कहा बेटा, तुमने आज तक मुझे अपने शो में नहीं बुलाया इस गाने की वजह से। क्यों, दोस्त है ना, दोस्तों को कहा भी तो नहीं ना जाता। तो खैर वो उन्होंने फिर बुलाया, बड़ी इज्जत दी और बड़ा प्यार। अभी कल आ रहे हैं इंशाल्लाह, कल उस पर वोकल्स फाइनल होंगे। और प्लान तो यही है कि न्यू ईयर में ये धमाका किया जाए। कुछ और भी मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेरे ऑफिशियल्स सॉन्ग्स हैं, जिनमें शकी मेरा ढोला आ रहा है, और फिर एक ख्याल सॉन्ग है मेरा। तो वो न्यू ईयर का ही प्लान है, क्योंकि उसके बाद हमारा एक टूर है
फ्लेयर एंड फन की तरफ से, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और सिडनी मुख्तलिफ स्टेट्स में उनका हमारे शोज़ हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने जितने जो बिखरे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्द से जल्द समेटूँ। तो इंशाल्लाह अभी 27 को मेरा शकी मेरा ढोला का शूट है, तो उसके लिए भी ऑडियंस गाइस आप सबको गुजारिश है कि आप लोग मेरे वो गाने भी देखिएगा। लावा साहब मेरे लिए बड़े मुबारक साबित हुए, लेकिन अच्छा काम भी सुने, क्योंकि वो मेरे मतलब कि मेरी गायकी और मेरे फ़न के हवाले से उसमें बहुत कुछ मैंने कुछ क्रिएटिव काम किया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पसंद करेंगे आप लोग। बिल्कुल ज़रूर का हम लोग पसंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, बेसिकली आपका जॉनरा है ही नहीं फनी में, ये तो आपने वैसी फर्स्ट एक टाइम मेरे लिए, मतलब कि क्या, ये मेरा पहला, अब मैं कभी भी रैप सॉन्ग नहीं गाता। मैं बेसिकली एक तो मैं क्लासिकल सीखा हुआ हूँ, फिर उसके अलावा मेरे जो मेरा जॉनरा है उसमें मतलब आजकल के जिस तरह के माहौल बैलेट सॉन्ग हो गए और मतलब भंगड़े शंगड़े पंजाबी सिखड़ा स्टाइल और इस तरह की पंजाबी। अभी मेरा रिसेंटली गाना रिलीज़ हुआ है परिजात के नाम से ना, परिजात बाय सागर खान, और वो बड़ा अच्छा, मतलब लावा साहब ने तो एंड कर दिया ना, वो भी सर्चिंग में आ गया मेरा गाना। उसमें मैंने बड़ी एफर्ट की है, और उसमें मतलब ये देख लें कि वीडियो जो था वो मतलब बहुत हटके था कि मुझे एक परी ज़ात है, परी से मुझे इश्क हो जाता है, और वो उसको मैं बचपन से महसूस करता हूँ। मतलब छोटे होते उसमें जब गाने का फ्रेम खुलता है तो उसमें बाकायदा वॉइस ओवर चलती कि बचपन में हम अपनी दादी माँ से परियों के किस्से सुनते थे कि परियां क्या होती हैं, एंजल्स क्या होते हैं। तो मतलब वो एक इमेजिनेशन या विजुलाइज करते थे हम बचपन में कि यार परी कैसी होगी। तो मैं उसी सोच विचार वाला शख्स होता हूँ बचपन में, और वो मैं उसी में बड़ा होता हूँ। फिर मैं परियों को महसूस करता हूँ, अकेले में बातें करता हूँ उनसे, और वो सिर्फ मुझे नज़र आती हैं। तो उसमें जब मैं उसको छूने की कोशिश करता हूँ तो वो फटती है और धुआं बन के उड़ जाती है। तो वहाँ से मैं थोड़ा वो साइको टाइप और पागलपने का मैंने एक्ट भी खुद किया उसमें, और माशाल्लाह उसमें बड़ी क्रिएशन की। लेकिन लावा साहब जिंदाबाद, लावा जिंदाबाद, अख्तर लावे ने जनाब वो हमारे गाने को मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये गाना को मेरा बुरा है, इस गाने में कुछ था तो लोगों ने इसको बड़ा सुना। प्लस ये कि मेरा वो गाना बड़ा मुझे उम्मीद थी कि वो गाना निकलेगा, और जिसकी उम्मीद नहीं होती वो निकल जाता है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अच्छे प्लान्स हैं, अच्छे गाने हैं आप लोगों को सुनने का। अभी ख्याल एक सॉन्ग है मेरा, वो बड़ा लग्जरी है, उसको मैंने इंशाल्लाह उधर प्लान तो पहले ये था कि दुबई शूट करेंगे, लेकिन अभी हमारा प्लान है कि उसको न्यूजीलैंड में उधर वहाँ की लोकेशन पे शूट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने इतने सारे हमें गाने सुना बता दिए, अभी आपने हमें गा के भी सुनाना है, लेकिन अभी वहाँ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। कहीं नहीं जाना, हम आके वापस सागर खान से उनका गाना सुनेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम बात कर रहे थे सिंगर सागर खान से, और ब्रेक से पहले मैंने उनसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी आप सबके बिहाफ पे कि हमें सुनाए वो अपना खूबसूरत सा गाना। तो सर ये माइक अब आपके हैंड ओवर कर रही हूँ, अब आपने हमें सुनाना अपना बेहतरीन सा कोई भी गाना। थैंक यू। अच्छा, अभी परिजात का जिक्र हो रहा था तो मैं अपना ही गाना गाऊंगा, और उम्मीद है कि आगे भी मेरे जितने भी गाने हैं, जितने सबको मैं प्रमोट भी करूँ। इसको इसलिए कर रहा हूँ कि यार इस पे व्यूज़ बहुत कम है नाजरीन, प्लीज़ खुदारा इसको भी देखो यार। अख्तर लावा को आप मिलियंस में ले गए हो यार, ये गाना भी आपके सुनने लायक है, और इसमें मैंने बड़ी मेहनत की है यार। तो ये आपकी सबकी नज़र। यादां तेरी याद विच मैं कमली हो के रह गई, की खतावां कीतियां जो चेतियां विच पै गई। यारियां तेरियां यारियां देख के गम दे बोझ मैनू एको थावें तर गया। वाल के मेरे सीने अग तू सीना तेरा ठर गया। झूठे कोल करार तेरे वादे बन गए सवाल तेरे। वेख लई सरकार तेरी यारियां कखा वांगर रो लिया तू
ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਂਭੀਆਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ तेरी यारियां। थैंक यू। बेहतरीन, क्या बात है, मैं तो आपकी आवाज़ में ही खो गई कहीं। मुझे अब बताइए कि आपको सिंगिंग का शौक कब और कैसे पड़ा? अब हम आपके वापस बैक टू योर चाइल्डहुड आ रहे हैं कि बचपन में कब आपको लगा कि भाई मैं एक कामयाब सिंगर बन सकता हूँ, मुझ में इतने गट्स हैं? असल में ऐसा था कि मैं स्कूल में भी बड़ा लाडला रहा हूँ और वैसे भी मैं मतलब कि घर वालों को भी बड़ा लाडला हूँ क्योंकि मैं इकलौता था, तो इस वजह से लाड प्यार भी बहुत ज़्यादा था। तो स्कूल में इसलिए मैं लाडला रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल में जैसे बज़मियत के कुछ कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल पंजाब में विन किया था। उसमें मतलब मिली नगमे में भी मैंने फ़र्स्ट, और फिर नात ख़ानी का मुकाबला होता था, उसमें भी मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। और फिर वो हमारा एक हुआ था, उसमें मुझे याद पड़ता है वज़ीर तालीम आए थे, और उस टाइम मैंने ना पहली बार ज़िंदगी में मैंने हारमोनियम और तबले के साथ गाया, और वो कलाम इकबाल था। तो वो जनाब, अब मेरे टीचर जो थे ना वो इस काम के बड़े ख़िलाफ़ थे। मतलब कि वो, मैं जब भी मतलब मेरी पढ़ाई का बड़ा वो डिस्टर्ब हो जाते थे कि इसको आए दिन बज़्म अदब के टीचर बुला लेते, फिर मैं जा रहा होता था, कभी किधर जा रहा मुकाबले के लिए, कभी कहाँ, कभी मुल्तान डिवीज़न, कभी, मैं बेसिकली ज़िला बिहाड़ी से बिलोंग करता हूँ। तो वो फिर मेरी पढ़ाई का बड़ा हर्ज होता था। तो वैसे मैं था पढ़ाई में बड़ा काबिल, और मैं पढ़ता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स ले लेता था। तो वो मुझे मुझे कहते थे कि यार तू पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे, तू मतलब एक अच्छा मतलब तुम्हारी पोजीशन आनी चाहिए, तो तुम इधर टाइम वेस्ट करते हो, तुम इधर ना जाया करो। एक दिन उन्होंने मुझे ऐसे ना गुस्से में कहा, कहता है एक दिन आना है ना, तेरे वाजे तबले ते बिठा देना है ना, ये तेरे जेड़े बज़्मे अदब दे टीचर ने। तो मुझे ऐसा ही हुआ कि वज़ीर तालीम आए हुए थे, जे सालिक साहब थे उस दौर में ना वज़ीर तालीम। तो वो आए, वो हमारे गेस्ट थे, और उनका बड़ा हमने इस्तकबाल भी किया। फिर वहाँ पे मैंने कलाम इकबाल पढ़ा था, दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे ज़िंदा कर दोबारा। तो मैंने जब गाया ना, तो मेरी उस्ताद जी की तरफ नज़र, ऐसे मेरे टीचर की तरफ नज़र, तो वो ऐसे यूँ देख रहे हैं ना, और मेरी नज़रें झुक गई थी ना। तो उन्होंने कहता मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये तुम्हें एक टाइम आएगा कि ये तुम्हें तबले वाजों के साथ तुम्हें गवाएंगे, तो वैसा हो गया था। तो वो जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे गाया था ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार मैं तो सिंगर बन गया हूँ ना। छोटा था, खैर उसके बाद मैंने इस साइड पे कभी तवज्जो नहीं दी थी। फिर मैं दुबई चला गया था, अपने बिज़नेस के हवाले से चला गया था, और वहाँ पे मैंने अपना बिज़नेस किया। फिर उसके बाद वहाँ पे एक अलविदाई पार्टी मेरे दोस्तों ने रखी, मैंने पाकिस्तान आना था। तो फिर एक दफ़ा हादसा ऐसा ही हुआ कि हम एक क्लब में थे, तो वहाँ पे एक सिंगर गा रहा था, और साथ में कुछ फीमेल आर्टिस्ट, वो खैर वो डांस वांस कर रही थी। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा, वो मेरे दोस्त ने कहा कि चल यार आज तू कुछ सब सुना। मैं घर में मतलब कि वॉशरूम सिंगर बड़ा अच्छा था। मैंने घर में अपने पूरे दुबई में मैंने ना अपना कीबोर्ड भी, वायलिन, गिटार, सारी चीज़ें दुनिया की मैंने रखी हुई थी, लेकिन बजाना एक भी नहीं आता था। तो वो जनाब उसने कहा कि यार माइक दें, तो उसने कहा जी हमारे भाई हैं दोस्त, तो ये गाना सुनाएंगे। मैंने कहा यार आप लोग मेरे साथ बजा लोगे? कहते सर आप शुरू करें, हम तुम्हारा तो काम ही रोज़ का यही है। तो उस दौर में मैंने ना एक गाना गाया था, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, दीवाना मूवी का गाना, बड़ा अच्छा था, कुमार सानू जी का। तो मैंने गाया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो वहाँ का जो मैनेजर था ना, वो एकदम से भाग के आया, कहते यार ये कौन बंदा है जिसने ये गाना गाया है? तो वो मुझे मिला, उन्होंने किसी ने इशारा किया कि वो बंदा, मैंने वो जनाब अरबी कंदूरा शंदूरा पहना हुआ है, तेरी खैर बैठे हूँ दोस्तों के साथ गपशप लग रही है और पार्टी चल रही है जनाब। तो उसने कहा सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप हमारे पास जॉब करेंगे? मैंने कहा हेलो एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे कह रहे हैं? मैंने कहा मैं आपको जॉब दे सकता हूँ, आप मेरे पास काम करेंगे? आप, आपको पता है मैं कौन हूँ? कहते सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप ये इतनी अच्छी आवाज़ को वेस्ट कर रहे हैं आप। मुझे बहुत, मैं अंदर ऑफिस से सुन के, और मैं इसलिए आया हूँ, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। मैंने कहा मुझे ज़रा बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा कि यार मेरी आवाज़ सुन के आया है। तो मैंने कहा ज़रा बुरा नहीं लगा। तो मैंने दिल में मेरे ना एक धचका लगा कि यार कुछ पोटेंशियल है, दोस्त भी मुझे तारीफ़ करते थे। तो मैंने कहा क्यों ना मुझे सिंगिंग सीखा। मुझे ये लगा कि बस आज मैंने फ़ैसला किया और परसों मैं सिंगर बन जाऊँगा। तो मैंने खैर पाकिस्तान आया, आकर फिर मैंने ना फैसलाबाद आया, वहाँ पे मैंने म्यूज़िक सीखने के लिए एक उस्ताद थे, उनके पास गया।
फिर मैंने मतलब अपना वीज़ा भी कैंसिल करवा दिया और मुझे उन्होंने सब्ज़ बाग दिखाया कि ओ सागर खान तुम तो कमाल के सिंगर बन गए हो। अबे तुम्हारा तो दुनिया में नाम हो जाएगा भैया, इतनी अच्छी आवाज़, ये तो हम ढूंढ रहे थे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब जाने के बाद तो आप ही बचे हैं बाकी। खैर वो मुझे उन्होंने एक ऐसा वो किया कि मैं बिल्कुल समझ लीजिए सब कुछ छोड़ छाड़ के म्यूज़िक के लिए, और मैंने वीज़ा भी कैंसिल कर दिया। और मुझे ऐसा ही लगता था कि शायद मैं बहुत जल्द सिंगर बन जाऊंगा, लेकिन इन बातों को भी तकरीबन 17 साल गुजर गए और स्ट्रगल टाइम चलते चलते फिर वॉइस ऑफ पाकिस्तान विन किया। एक वक्त था कि मैंने बहुत सारे मुश्किलात भी देखी, फिर एकदम से बहुत अरूज देखा कि मालिक वो कहता ना कि जब इंसान कोई मेहनत दिल से करता है ना तो अल्लाह मददगार हो जाता है किसी भी चीज़ की। वो मैंने एक शाहरुख खान का एक डायलॉग था कि जब इंसान बड़े दिल से किसी चीज़ की तलब या आरजू करता है तो पूरी कायनात उसको मिलाने में, ऐसा ही है ना। तो मैंने दिल में ये था कि यार मैंने सिंगर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, मेरा एक नाम हो के मेरे जाने के बाद लोग मुझे सुने, मुझे याद रखें। इंसान कब तक जिएगा, एक इंसान की ज़िंदगी या तो फिर कुछ ऐसा करके जाए कि दुनिया में एक पॉजिटिव बहुत बड़ा नाम करके जाए कि जिसमें वो हमसे हो नहीं सकता, इतने लायक नहीं है ना, सीधी सी बात है, इतने लायक नहीं है कि हम सोशल, जैसे ईदी साहब थे उनकी, वो मैं समझता हूँ कि उनको सल्यूट बनता है, उनको खैराज तहसीन पेश करता हूँ ईदी साहब को कि उनको कोई लालच नहीं था ना, उनको उन्होंने सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी। या तो लाइफ हो तो फिर ज़िंदगी हो वैसी हो, वरना नहीं। वरना फिर ये एक हमारे पास ऑप्शन भी था जिसमें शोहरत का भी लालच था और ये भी था कि यार जैसे नुसरत साहब आज दुनिया में हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी हम उनको सुनते हैं तो वो कल ही की बात लगती है। तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे जाने के बाद लोग मुझे आवाज़ के ज़रिए मैं लोगों के दिलों में ज़िंदा रहूं। तो ये एक मेरे दिल का एक सपना था या एक मेरी ख्वाहिश समझ लो। जो अब आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना किसी तरीके से पूरा होता दिखाई दे रहा है आपको। इंशाल्लाह बल्कि तकरीबन मैं पाए तकमील पे पहुंच गया हूं और उसके बाद जो कामयाबी की जो पहली मंजिल है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि कोई भी मेहनत है ना, वो कोई इंसान था और वो पत्थर के साथ ऐसे सर टकरा रहा था, कुछ मांग रहा था। तो एक शायर था वो पास से गुजरा, उसने कहा क्या पत्थर भी सुनते हैं कभी फरियाद किसी की। तो उसका सर जख्मी था और उसने यूं आंख उठा के कहा, कहता है क्या मेहनत भी जाती है कभी बेकार किसी की। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि यार लोग पत्थरों से पा लेते हैं, वो हमारा तो इतना बड़ा रब है यार, इतना इतना प्यारा रब है जो हमें 70 माओं की तरह मोहब्बत करता है। तो क्या वो हमारी फरियाद नहीं सुनेगा। हमारे दिल में लगन एक सच्ची होनी चाहिए। आज तक मैं जब इस फील्ड में आया था ना, तो खैर मैंने वो एक जैसे होता ना किसी सुपरस्टार बनने की ख्वाहिश, मैंने मतलब इतना कुछ मेरा निज़ाम चलता था कि मुझे ख्वाहिश ही नहीं रहती थी कि नहीं यार बस ठीक है चल रहा है यार। मैंने अपने आप पे कभी तवज्जो नहीं दी थी। मैंने कहा यार बस ठीक है, जाता था शोज़ करके आता था इंटरनेशनली, पैसा आ रहा था, बस ठीक है। फिर हाँ बीच में ये कोविड आया ना, तो मैंने कहा नहीं यार बड़ा सुपरस्टार बनना है कि बंदे के पास कभी इतनी सेविंग होनी चाहिए कि जिसमें आप पे कभी मुश्किल वक्त आए। तो अभी जिस डगर पे मैं चल रहा हूँ, या मेरा जिस तरीके से अभी मेरा जज्बा है वो यही है कि इंशाल्लाह एक लेजेंड्स लोगों में भी कभी नाम आएगा। क्योंकि हमारे वहाँ यहाँ पे वो आतिफ असलम ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि यहाँ पे लेजेंड होने के लिए मरना पड़ता है, जाने के बाद लोग याद करते हैं। मौजूदगी में कोई भी नहीं, कोई भी है, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई फनकार है। अभी रिसेंटली मैंने अफजाल साहब थे, उनके मैंने देखा तो बड़ी तकलीफ़ से गुजरा हूँ मैं कि उन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना काम किया, लेकिन उनको जो मतलब एक खैराती हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पे दो मरीज़ हैं, तो वो बड़ा पेनफुल था। मैं बड़ा हमारे हुकूमत से, हमारे पंजाब की हुकूमत और हमारे जो आलमी सतह पे जितने भी हमारे मिनिस्टर्स लोग बैठे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार कम से कम आर्टिस्टों को इस कदर उनको किया जाए। अब हम हमारे हमसाए मुल्क में देखें कि वो अपने लेजेंड्स को कैसे मतलब उनकी पैरवी करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और हम लोग नहीं करते। तो ये एक इदारा बनना चाहिए इसके लिए। जैसे हमारे आर्ट्स काउंसिल में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री में वो लोग
जो भी कुछ लायक नहीं है, जहाँ वो लाचार हो चुके हैं, उनके लिए एक कुछ ऐसा बनाना चाहिए। मेरे दिल की एक ख्वाहिश है कि मैं एक इस तरह की, अल्लाह मुझे वो वक़्त दे कि मैं एक ऐसा इदारा बनाऊँगा कि जिसमें मैं उन आर्टिस्टों को मैं पूरा सपोर्ट कर सकूं कि जो मतलब कि अभी कुछ करने के काबिल नहीं है, वो सिंगर है, वो एक्टर है, या वो जो किसी भी फन से रिलेटेड, शोबिस से रिलेटेड होगा। तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है। तो गाइस, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो सकूं कि मैं उस इदारे को कायम करूं, एक पूरा, जैसे जैसे वो स्वीट होम स्वीट के नाम से, या स्वीट होम के नाम से, जिसको हमारे वो मिनिस्टर हैं जुमर्द खान साहब, जो उन्होंने यतीम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा वो बनाया है। तो उसमें मतलब उनको कितना वो सुकून मिलता है, वो उनको बाबा कहते हैं। तो मैं इस तरह का एक इदारा कायम करना चाहता हूँ कि पहले तो हुकूमत से मेरी अपील है कि वो इस तरफ तवज्जो दें। तो ये मेरा, नहीं तो फिर आप तो हैं ही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो मैंने करना है। अच्छा, अभी आपने कोरोना की जैसे बात की, तो आपको भी ऐसे ही लगता है मेरी तरह कि कोरोना ने हर बंदे को डायरेक्शन दे दी? कोरोना में से ही असल इंसान को पता चला उसकी राह क्या है, उसने करना क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है कोरोना, क्योंकि पूछ के नहीं आया था। वो जैसे कोई शादी आ जाती है ना, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं कि यार हमने फ़लाँ चीज़ शॉपिंग करनी है, फ़लाँ चीज़। हर बंदा अपनी एक रूटीन लाइफ में जी रहा था, तो एकदम से आया, तो बहुत मुश्किल हुआ। और बड़े बड़े लोग थे, जो सफ़ेद पोश लोग थे, उन लोगों को बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, क्योंकि तैयारी तो थी नहीं, किसी के पास इतना होता ना। हम रूटीन वर्क में जैसे कमाते हैं वैसे लगाते भी हैं, हमारे खर्चे एक्सपेंस वैसे ही होते हैं जैसे हमारे। तो वो बड़ा मुश्किल वक्त था। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा इक़दाम करने चाहिए कि जिसके लिए आपकी आने वाली लाइफ जो है ना, वो डिस्टर्ब ना हो। सबको बड़ा सबक सिखा के गया ही। बिल्कुल ऐसे ही है, और मतलब ना बस किसी की नैया पार हो गई और कोई बस ऐसे बीच में डूब गया। अच्छा सागर, अभी जैसे आपने बताया कि आप इकलौती औलाद हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है, तो आपने जब ये सोचा, ये ठान ली बात कि आपने सिंगर ही बनना है, तो उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की, या आपको फुल सपोर्ट किया? उन्होंने ये नहीं कहा यार डॉक्टर इंजीनियर की तरफ कोई जाओ, ये क्या सिंगर बनना है? बहुत सारी मुश्किलात आई। अब मुझे देख रहे हैं सारे मेरे घर वाले ना, और गुस्सा भी करेंगे, आई एम सॉरी। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं अपनी मदद आपके तहत मतलब उनके साथ लड़ झगड़ के देखिए, हमारा एक शुरू से पाकिस्तान के अंदर एक अलमिया रहा है। हमारे आर्टिस्ट जितने भी हैं ना, उनके पीछे ऐसी ही कोई ना कोई कहानी जुड़ी होगी, क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ को, शोबिज़ की लाइफ को ख़ास तौर पे अच्छा नहीं समझा जाता कि यार ये ठीक नहीं है। खैर वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे लिए मतलब कि वो यही चाह रहे होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप दुनिया में चले जाएं, आप पूरी वर्ल्ड पे ज़रा थोड़ी सी एक नज़र लगाएं, आपको डॉक्टर्स बेतहाशा मिलेंगे, इंजीनियर बेतहाशा मिलेंगे, और सिंगर जो है ना, वो फिंगर टिप्स पे आप गिन लेंगे। आई राइट, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे भी मतलब कि डॉक्टर्स होंगे कि जो मतलब कि मतलब जिनको ये कह सकते हैं कि वो इंसानों की ज़िंदगियां बचाते हैं। लेकिन रश हमारे जाने पे लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आर्टिस्ट सदियों में पैदा होता है, ये बात है। इंजीनियर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, मतलब दुनिया के हर बंदे का एक अपना शोहरत का मकाम होगा। लेकिन आर्टिस्ट का, आज नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जगह कोई लेके तो दिखाए, कोई भी नहीं ले सकता। लता जी हो गए, मैडम नूरजहाँ हो गए, मेहंदी हसन खान साहब हो गए, तो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्टों में इनका नाम आता है। तो आर्टिस्ट सदियों में पैदा होता है, और आम इंसान हर सेकंड के बाद पैदा हो रहा है। मैं आम इंसान, सॉरी, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो बाय बर्थ आर्टिस्ट होता है, ठीक है। दुनिया में आके वो सीखता है, अपने आप को पहचानता है। एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, वो मतलब वो डॉक्टर हैं। उसने मतलब एक इतना मेजर ऑपरेशन किया था कि वो फायर लगा था किसी के ना सर में, तो उसका पीस अंदर था, और बड़ा सेंसिटिव और बहुत काबिल, और वो उसका सक्सेसफुल ऑपरेशन था, इस्लामाबाद से थी। इतना सुरीला गाती हैं वो कि आपकी सोच होगी, और वो नहीं कर सकती, वो आ नहीं सकती। तो मैंने कहा यार आप इतना अच्छा गाती हो। आप कहते क्या करें, मुआशरा है जी। कहते हैं कि जी ये काम अच्छा नहीं, इस काम को बुरा समझे। अब हमारे हमसाए मुल्क में चले जाए, अब मैं दुबई इंडियन लोगों के साथ, उनके साथ प्रमोटर्स के साथ काम करता हूँ, वो बोलते हैं कलाकार। हमारे आपको बताइए कि यहाँ पे क्या कहा है, मेरे घर दे मैंने कहते ये क्या तुमने आओ ठीक है ना। तो वो मतलब कहते कि एक कलाकार आया है, तो वो बड़ा अदब और बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ा सा है कि इस चीज़ को थोड़ा सा गलत समझा जाता है।
बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है। तो इस चीज़ पे देखने की, गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अभी बल्कि अभी 2 दिन पहले शाज़िया मंसूर आप ही आई हुई थी मेरे पास स्टूडियो में। उनके साथ भी एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे चोलिस्तान के जो ऑनर हैं मज़हर हाशमी साहब, उनसे उन्होंने कहा कि मज़हर साहब, आपके पास जो टैलेंटेड लोग हैं, मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा म्यूज़िक रियलिटी शो करवाना चाह रही हूँ। हाँ, वो कर रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अनाउंस होगा। तो कहने का मकसद है कि जो लोग हैं इस चीज़ को समझते हैं, वो तो इसकी चीज़ की करते हैं कदर। बाकी तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फैमिलीज़ के हवाले से वो सारे, वो तो कोई सपोर्ट नहीं करता। वो अब आज भी मुझे कहते हैं, इतने मतलब अवार्ड्स लेने के बावजूद भी मुझे कहते हैं, यार छੱਡ दे यार, कोई और काम कर ले। सागर, आपकी बातें इतने मजे की, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, कहीं नहीं जाएगा। वी विल राइट बैक। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो हम बात कर रहे थे सागर खान से और अभी हमें ज्वाइन किया उनके बहुत अजीज मुहिब ने। मुहिब से भी चिटचैट का आगाज बढ़ाएंगे, लेकिन अभी सागर खान से सवाल है मेरा कि सर, आपने अपनी वीडियो के एंड पे लिखा स्पेशल थैंक्स टू खुर्रम गुज्जर, ऐसा क्यों? वो इसलिए था कि खुर्रम भाई मेरे बड़े भाई हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और उनका ये तारुफ़ सबसे पहला है कि उन्होंने हमेशा मुझे अपने सगे भाइयों की तरह समझा। और फिर उनका मेरे इस फ़ील्ड के हवाले से उनका बहुत बड़ा हाथ है कि उनकी ख़्वाहिश थी कि मैं एक सुपरस्टार बनूं, और उन्होंने कहा कि सागर, तुम्हें पोटेंशियल है और तुम्हें बहुत आगे जाना है, और तुम जिस स्पीड से तुम चल रहे हो, ये स्पीड बहुत स्लो है, तो तुम्हें एकदम से अब सामने आना है। तुमने बहुत स्ट्रगल की है, तो तुम्हारे अंदर अगर पोटेंशियल ना होती तो मैं तुम्हें कह देता कि यार छोड़ दे काम, कुछ और कर ले, तो तुम्हारे अंदर है। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और तकरीबन साल हो गया उनसे मेरी मुलाकात को, लेकिन ये रिलेशन ऐसे है कि जैसे कुछ सदियों पुराना रिलेशन होता है। तो बड़ी मोहब्बत, और इस गाने के हवाले से उन्होंने बहुत मतलब मुझे सपोर्ट किया कि सेम टाइम में मैंने उनको कॉल की कि यार ये गाना है खुर्रम भाई, तो आप इसमें मुझे लावा साहब चाहिए आपके। हाँ, तो उन्होंने कहा ये कोई मसला नहीं है। फिर वो खुद आए इस वीडियो में, वो आज तक नहीं आए। ये मतलब कि आपने देखा होगा कि मतलब वो अपनी जगह पे एक सुपरस्टार हैं हमारे पाकिस्तान की, एक सेलिब्रिटीज़ में उनका नाम आता है। हालांकि वो बहुत दरवेश आदमी हैं। एक्चुअल जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं वो तो समझ रहे हैं, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि खुर्रम भाई की एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो उनकी शख्सियत और जो वो मतलब एक उनकी प्रेजेंटेशन जो हम देख रहे होते हैं, वो वैसे नहीं है कि वो एक अमीर आदमी और एक रईस आदमी। वो बेसिकली एक दरवेश आदमी है, मतलब बड़े प्यार वाले, डाउन टू अर्थ, जो किया। मैं बल्कि अभी भाई से भी बात कर रहा था, जो हमारे साथ आपकी टीम मेंबर्स हैं, तो उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने कहा यार, आप जब उनसे मिलेंगे ना, तो वो अखलाकियात का एक ख़ज़ीना है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप उनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी पे गुफ्तगू हो रही थी अभी ना, अभी हमने जब ब्रेक ली तो खुर्रम भाई आपके हवाले से हमारी डिस्कशन होती है। तो वो फिर मैं उनके बारे में बता रहा था कि यार जैसे वो दिखते हैं ना, वो वैसे नहीं हैं। वो बिल्कुल दरवेश आदमी है कि अल्लाह ने अगर उनको एक मकाम या शोहरत या दौलत, ये चीज़ें सारी अता की हैं, तो वो टोटल जब उनकी पर्सनैलिटी से आप मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से वो लगता है कि नहीं यार, ये कुछ और हैं। मतलब इखलाक बहुत बाकमाल, मोहब्बत बहुत बाकमाल। फिर वो मेरे वीडियो के अंदर आए, फिर वो शेर का वो जो अटैक वाला सीन था, वो बड़ा वायरल गया है। वो मेरे ख़्याल से वो इतना सा उनकी टिकटॉक आईडी पे मेरे ख़्याल से वो मेरे ख़्याल 35-36 मिलियन पे चला गया, आई थिंक सो। तो बहुत वायरल हुआ वो वीडियो। तो उन्होंने फिर मेरे वीडियो में आके बहुत बड़ी मेहरबानी की मुझ पे। उन्होंने कहा मेरे भाई का वीडियो तो मैं ज़रूर आऊँ। मैंने कहा सर, आपका आना होगा तो मेरे वीडियो को 4 चाँद लग जाएंगे। तो वो लावा साहब तो अपनी जगह थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो की कामयाबी और सक्सेस के पीछे जो है मेरे भाई का, खुर्रम गुज्जर का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा सागर, जहाँ आपने इतने सारे गाने गाए और लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सराहा भी, वहाँ तनकीद का निशाना भी लाजिम बनाया होगा। तो आप तनकीदी लोगों को या तनकीद को कैसे फेस करते हैं? एक्चुअली जो तनकीद करते हैं, मैं उनको अपना बहुत वेल विशर समझता हूँ
कि वो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, और क्रिटिसिज्म तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कि मुझे क्रिटिसाइज़ करें, मुझे डिस्कस करें, और हमेशा उन्हीं लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है जिनके अंदर कुछ पोटेंशियल होती है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि यार हम हमारे रोज़मर्रा के घरेलू मामलात जो होते हैं, जैसे प्लम्बर है, अगर हमारे पानी का कोई इशू होता है तो उसके बगैर हमारा गुज़ारा नहीं है। तो हम उसको कभी अपने बिज़नेस में या अपने ऑफ़िशियल काम में कभी डिस्कस नहीं करते। हम स कपड़े सिलाई करके जो हमें हमारा दर्जी है वो उसको हम डिस्कस नहीं करते। हमेशा डिस्कशन उसकी होती है जो मतलब कुछ वर्थ रखता है। तो जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं उनको सर बेहद मशहूर हूँ उनका, और मेरी तरफ से आप लोगों को भी आई लव यू। और आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है, प्लीज़ इसको ख़त्म ना कीजिएगा, मुझे रज के गलत डिस्कस किया करें। मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ। हेडिंग टूवर्ड्स तो मुहिब आप बताइए कि आपको लिखने का शौक कैसे पड़ा, और ये गाना कंपोज करते आपको कोई ख्याल आए यार ये कि मैं कर क्या रहा हूँ? जी, लिखने का शौक़ मुझे तकरीबन 10 साल पहले से, जब मैं 9th क्लास में था, तो तब से मुझे लिखने का शौक़ था। सैड सॉन्ग लिखने का शौक़ था ज़्यादा, और बॉलीवुड स्टाइल इस तरह का कुछ। तो बस वहाँ से मेरी कोशिश शुरू हुई है लिखने की। वैसे मैं गाता भी हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ। तो बस ये है कि लावा साहब का गाना लिखने के बाद मुझे मिल गया क्रेडिट कि मैं लिखता हूँ, राइटर हूँ, और मैं वैसे सिंगिंग भी करता हूँ। और मेरे जो उस्ताद हैं सागर खान साहब, इनसे मैं सीखता हूँ, प्रॉपर क्लास लेता हूँ। तो सब जो कुछ भी है ये सागर साहब की वजह से है, स्पेशल मेरे माँ बाप उनकी दुआओं की वजह से है। गाना लिखते हुए थोड़ा सा हुआ था कि यार ये चांद साहब, तुम मोहिब भाई, ये तू क्या कर रहा है तू? तो मैंने कहा यार चलें, उस्ताद जी ने मुझे ऑर्डर लगाया। मज़हर हाशमी साहब जो हैं, आपको बताया उन्होंने कि ये उनका आइडिया था। वो मुझे कहते हैं कि यार इस पे कुछ लिखो मोहिब, सागर साहब से भी कहा उन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं कुछ ट्राई करता हूँ। फिर मैंने लिखना शुरू किया। थोड़ा सा हुआ था कि यार ये मतलब क्या हो रहा है, शॉर्ट टाइम था और अचानक से मतलब कि ये धमाका भी करना है। तो बस फिर लिखना शुरू किया तो आमद शुरू हो गई। थोड़ा सा शरारती ज़हन भी है मेरा, जुगते शुगते लगाने में। तो किसी की मतलब अच्छी खासी कवाली करनी हो तो मैं करता हूँ जुगतों में। तो बस फिर आमद शुरू हुई है, मैंने लिखना शुरू किया। तो मैंने सुनाया सागर साहब को, उस्ताद जी को। इन्होंने कहा यार क्या कमाल कर दिया, क्या जुगते लगा रहे हो यार, क्या कर रहे हो। लावा साहब का ये डर था कि यार वो पर्सनैलिटी है, वो तो हिट हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, तो ये गाना सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो लेकिन यह है कि लावा साहब सलूट है उनको, माशाल्लाह इतनी इज़्ज़त है तो उसके पीछे ये है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। तो बस इस तरह से। हाँ, जब हम शूट करने के लिए आए थे तो हम वहाँ खुरम भाई की तरफ ना, तो मैं डरा हुआ था, मैं जेन्युइनली, क्योंकि मेरे दिल में मैं हमेशा लोगों को बड़ी इज़्ज़त देता हूँ, और मैं बल्कि कोशिश यही रखता हूँ कि यार किसी को इज़्ज़त दी जाए। लेकिन ये शरारती गाना था तो मैं अंदर से बड़ा गिल्टी फील कर रहा था कि यार इस बंदे के सामने, और इस ये चलो अलहदा से अगर एक वीडियो हो जाता तो वो तो अलग बात थी, लेकिन वो उस वीडियो में एज एन कैरेक्टर भी साथ परफॉर्म कर रही है। तो मैंने खुरम भाई से कहा, मैंने कहा पाजी गाना हम क्या करें, अब इसके इनके सोलो शॉट लेके उनको फ्री कर दे, गाना बाद में शुरू करता है। नहीं यार ये दरवेश आदमी है। फिर मैंने बुलाया तो कर शूट, तो वो खैर हमने किया। तो बड़ा मतलब सुन के मज़ा ले रहा है खुद ना, हर एक बोल पे मज़ा ले रहा है और इंटरटेन हो रहा है। फिर बाद में जब गाना वाइंड अप हो गया, हमने शूट कर लिया, तो उसके बाद हम बैठे हुए थे ना अंदर ड्राइंग रूम में, तो खुरम भाई कहने लगे हाँ जी सबसे पहले तो लावा साहब ये दसो कि सागर साहब का गाना कैसा लगा। कहता मेरिया तबाहियां फेर दिया तुझे। सागर ने बहुत कमाल किया है, बहुत मज़ा आया, लेकिन बहुत तुम लोगों ने मेरी बड़े फिर हंसे। बल्कि अभी रिसेंटली एक मैंने जब शूट से फ्री हुए थे तो उस टाइम शराजी गपशप विद शराजी, एक वो भी बहुत अच्छे एंकर हैं माशाल्लाह, और वो खुरम भाई के दोस्त भी हैं, हमारे भी दोस्त हैं। तो उन्होंने उनके साथ इंटरव्यू था फ़ौरन, तो वहाँ पे भी बैठे हैं, फिर बड़ा हमने चिल किया और बड़ा मज़ा आया। तो वो मतलब बड़ा नाइस इंसान है। हर कामयाब शख्स की कामयाबी के पीछे मैं ये समझता हूँ कि वो आजिज़ी होती है, और हम लोग इसको तकब्बुर में ढूंढते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तकब्बुर इंसान को, तकब्बुर वाली ज़ात तो मेरे अल्लाह की है, और हम लोग इसको तकब्बुर में ढूंढते हैं। तो ये जो कामयाबी और बादशाहत है ना, ये आजिज़ी में छुपी हुई है। तो बहुत अच्छे इंसान है वो। तो मोहिब अली कंटिन्यू आप। जी बस ये बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस माशाल्लाह। तो
ये यकीन नहीं था कि मतलब कि इतना वायरल होगा ये सॉन्ग। तो अचानक से बस ये हुआ है, धमाका आपके सामने ही है। तो मतलब कि कहीं पे 3 मिलियन, कहीं पे 4 मिलियन। तो मतलब कि बहुत से पेजेस से लोगों ने किया है अपलोड ये सॉन्ग, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। तो अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ले। अच्छा मोहिब, मेरा यहाँ आपसे सवाल है, जैसे आप ऑफ स्क्रीन हमें बता रहे थे कि आप भी रिकॉर्डिंग और शूट डे पे वहाँ मौजूद थे, तो शेर के साथ रिकॉर्डिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जी, तो शेर के साथ एक्सपीरियंस ये है कि शेर तो शेर होता है सबसे पहले। मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग थे जो नए थे, खुरम भाई तो मतलब उनके साथ तो शेर का बड़ा प्यार है ना। तो हम लोग जो गए हुए थे फर्स्ट टाइम, तो शेर को देख के एक बार तो फिर लगता है यार मतलब कि शेर आगे। लेकिन ये है कि हमारे जो कैमरा मैन थे, आज़म भाई हैं, आज़म सादक, बहुत अच्छे वो एडिटर हैं, कैमरा मैन हैं। तो वो शेर के बिल्कुल करीब थे। तो बहादुरी है उनकी कि उन्होंने मतलब शूट किया है शेर के सामने। तो उनको जाता क्रेडिट कि उन्होंने कमाल किया है कि शेर के होते हुए उन्होंने मतलब कि शूट किया है, वेल डन। तो दूसरा ये है कि शेर जो है वो ज़्यादा लावा साहब के पीछे था। अब मुझे नहीं पता लावा साहब के साथ उसकी क्या दुश्मनी है और क्या मसला है। मतलब लावा साहब जब भी मतलब कि लाहौर दा पावा ऐसे करते हैं तो शेर उसके पीछे लग जाता है। तो अब ये मुझे शेर से पूछना पड़ेगा। आप पूछ लें, अगर किसी में हिम्मत है तो उससे पूछे जाके। अच्छा, उनके शेर के जो बाबू है ना, वो बड़ा फ्रेंडली है। बाबू नाम, शेर का नाम बाबू है। तो वो मतलब बड़ा फ्रेंडली। मैं जितनी बार, अच्छा उसकी ना, उसको पता चल जाता है ना कि किसके साथ प्यार से देखना है और किसकी तरफ गुस्से से देखना है। तो वो, अच्छा, पूरे इतने लोगों में किसी की तरफ उसकी तवज्जो नहीं थी। वो सिर्फ लावा साहब को घूर के देख रहे थे। तो लावा साहब हमें बार बार, तेरी मेहरबानी हो, मेरी जान छड़ दे। तो उसकी तरफ हाथ जोड़ रहे थे ना। और फिर एक दफ़ा ना, हालांकि शेर की दहशत ही बड़ी होती है ना, तो मुझे एक दिन खुरम भाई कहने कहता, इधर आ, चल इसके साथ, इसके सर पे हाथ फेर, प्यार दे और इसके पास आ जाना। मैं कहा, भैन ये तानू पता है मैं सागर खान हाँ, शेर नू नहीं पता कि मैं सागर खान हाँ। वो बहुत हंसे। मैं कहा इन्हें तो इनकी छोटी जी मजाक लगनी, तो मेरा त्रा निकल जाना है। तो ये सब था। अच्छा, वो जैसे अभी आप मुहिब बता रहे थे कि वो ऐसे एक्शन करते थे, स्टंट करते थे, तो वो शेर उन्हीं की तरफ पड़ जाता था। वो शायद ये बता रहे हो कि लाहौर दा पावा वो खुद है, अख्तर लावा नहीं है। वो डेफिनेटली एक जानवर है और शेर है, तो अख्तर लावा उसके आगे क्या चीज़ है। ओके मुहिब, यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी। आपने वो अपनी कंपोजिशन में एक कहीं इस्तेमाल किया, मुझ तेरा ठाई, ये क्या था सारा सीन, जरा हमें समझाइए। जी, 13 28 की मूछ। अब मतलब कि एक साइड 13 की और एक 28 की, मतलब कि इस तरह आप कर सकते हैं। मेरे कज़न हैं, तो हमारा एक कज़न है, उसे ना हम सारे कज़न मिलके ना तंग किया करते थे। उसे हम कहते थे यार वो 13 28 दी मुछां वाले, पंजाबी में, ओए 13 28 दी मुछां वाले गल सुन ओए। मतलब कि ये ना एक बड़ी फ़नी सी लाइन है एक। तो बस लिखते हुए ना मेरे जहन में ये है कि यार लावा साहब दी मुछां भी हैं। तो चलो कुछ लिख देने हैं। वैसे था कि हम ना पूरा प्रॉपर शूट ये करते कि उनकी हाफ मुंह से मतलब ये रेज करके तो फिर हम उनका शूट करते। वो हमने एनिमेटर कुछ एनिमेशंस हाँ पे खेलना था, लेकिन वो हमने एनिमेशंस पे कुछ खेलना था, मतलब कि वीडियोग्राफी के हवाले से ना, कि उसमें हम उनकी एक मूंछ को कट करके आधी करते और फिर एक का साइज़ बढ़ा। तो लेकिन वो टाइम शॉर्ट था, उसकी वजह से फिर हम उसको आफ्टर इफेक्ट पे खेल नहीं सके और एडिटिंग भी करनी थी, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड ज़्यादा देर रुकता नहीं है। तो हमने कहा जैसा हो गया इसको फ़ौरन से पहले ना, उस पर हमने उस पर पूरा प्लान किया हुआ था कि वो उसको भी हम थोड़ा फ़नी करेंगे, ये जो जुमला है। हाँ, 13 28 दी मुझ। जी, तो बस ये कि अब माइंड में आया, मैंने कहा चलें ये लिख देते हैं। तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि मतलब कि ये लाइन भी इतनी वायरल होगी। तो लोगों ने बहुत से टिकटॉक बनाए उसके ऊपर भी, 13 28 दी मुझ पे। तो ये लाइन भी काफ़ी वायरल हुई है। और उसमें एक और लाइन थी, वो एक जुगत लगाई हुई है मैंने, रिश्ते कराउन वाली माई लग दे। अभी आपने क्वेश्चन किया था सागर साहब से, वो भी बस फिलबती एक आमद थी कि उनको देख के लगा यार रिश्ते कराउन वाली माई लग रहे ने, लावा साहब बूढ़े आशका ताई लग रहे ने। तो बस इस तरह फिलबती हुआ है जो कुछ भी। तो हमारा ये सॉन्ग माशाल्लाह निकल गया।
ऑलराइट जी, थैंक यू बोथ ऑफ यू कि आप दोनों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर एक नए मेहमान के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। दीजिए अपनी होस्ट को इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।